महोदय, माननीय सभी विधानसभा के आदरणीय सम्मानित विधायकगण, आज हम लोगों का ये पंचम झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र समाप्ति की ओर है। इस कोरोना महामारी में भी हम लोग घिरे हुए हैं। पूरा देश दुनिया घिरा हुआ है इस वैश्विक महामारी से। इस वैश्विक महामारी में भी संसदीय परंपरा को अक्षुण्ण रखने की भी एक जिम्मेवारी हम सभी माननीय सदस्यों का है और माननीय अध्यक्ष विधानसभा के मार्गदर्शन पर आज ये सत्र आहूत हुआ। और इस संसदीय परंपरा को हम लोगों ने का निर्वहन किया। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, मैं साधुवाद देता हूं और आदरणीय अध्यक्ष जी को आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज ये सत्र हम लोगों ने पूरा किया। ये सत्र आहूत करना एक संवैधानिक बाध्यता भी है। आज इस वैश्विक महामारी में पूरे देश में विभिन्न राज्यों ने अपने अपने तरीके से अपने सदनों को चलाया, इस संसदीय परंपरा को कायम रखा और देश की केंद्र की सरकार भी आज इस वैश्विक महामारी में कई इस कोरोना के इस महामारी में भी कई प्रावधानों के साथ लोकसभा खोले गए, राज्यसभा खोले गए हैं और हमारी केंद्र का भी सत्र अभी चल रहा है। हमारे इस सत्र में कई वाद विवाद हुए, कई माननीय सदस्यों का सवाल आया, सरकार की तरफ से उत्तर भी दिए गए। हमारा ये मानना है अध्यक्ष महोदय कि ये लोकतंत्र का जो ये पवित्र मंदिर है, इसमें जो बातें आती है, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वो बातें सदन में रखी जानी चाहिए। मेरा ये मानना है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, सत्ता पक्ष की तरफ से हो। और इस चूंकि सत्र में सरकार के पक्ष की जिम्मेवारी थोड़ी अधिक होती है और इसे सुनना भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की आंखें भी हैं देखने के लिए, सुनने के लिए कान भी है और सूंघने के लिए नाक भी है। और यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि हम लोग विगत सरकार बनते ही हम लोग जिस मुसीबत में जा फंसे
वैश्विक महामारी के संक्रमण में तो घिरे ही घिरे, साथ साथ में जो हमें विरासत में मिला, एक कहा जाए कि आर्थिक व्यवस्था जो हमारी रही थी वो इतनी ध्वस्त थी कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सरकार अब आगे 5 सालों के लिए जो कार्य योजना है उसको बनाए तो कैसे बनाए। और इसके बीच में एक ऐसी महामारी जिसकी ना पहचान है ना कोई इलाज है, और बहुत ही चिंतन मंथन के साथ पूरे देश और राज्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने सरकारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। जो जहां था वहीं खड़ा हो गया, जिस घर में जो था उसी में बंद हो गया, सारी चीजें ठप। और इस लॉकडाउन में अध्यक्ष महोदय, जो सबसे ज्यादा पीड़ा जिनको झेलना पड़ा वो थे मजदूर, जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न देशों में जाकर के अपना जीवन यापन के लिए रोजगार करते रहे हैं। ये आजाद भारत के बाद जहां तक मैं समझता हूं ये सिलसिला चलता रहा है। उन मजदूरों पर सबसे अधिक ये लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा। माननीय कई सदस्यों ने उस बात को अंकित भी किया है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। निश्चित रूप से वो वक्त एक ऐसा था अध्यक्ष महोदय जहां मजदूरों की पीड़ा देखकर आंखों से आंसू बहते थे, और खासकर झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं अध्यक्ष महोदय जहां से बड़े पैमाने पर देश दुनिया में अर्थव्यवस्था की चक्की को, पहिए को चलाने के लिए मजदूर का आना जाना रहा है। हमारे मजदूर तो, मैं आश्चर्य रहा कि हमारे मजदूर जो दिल्ली तक ही लोग आमतौर पर, या महानगर दिल्ली हो या कलकत्ता हो या मुंबई तक ही सोच रखते थे, हमारे लोग तो ऐसे जगह गए जहां हम ये सोच भी नहीं रखते थे कि लेह लद्दाख और देश के सीमा पर पुलिस के जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक पुलिस रूपी कामों में लगे हुए थे। जिस रास्ते को वो बना रहे थे उसी रास्ते से हमारे जवान अपनी जंगी तैयारी भी करते हैं। इतनी अहम भूमिका लोगों ने निभाई है। लेह लद्दाख, अंडमान निकोबार, कहां कहां नहीं थे, ये सपने में भी हमारे नहीं था, लेकिन जब ये चीजें आई तब समझ में आया। और लाने ले जाने की प्रक्रिया हम लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू होने की आवश्यकता नहीं है। देश ने देखा, दुनिया ने देखा, और इस राज का जो प्रबंधन था वो देश में चर्चा का विषय रहा। हमारे यहां के जो उस समय का प्रबंधन था उसको कई राज्यों ने लागू किया बाद में, हमारे इस मॉडल को।
महामारी से तो घिर गए, लेकिन हमारे पास जांच करने का एक भी व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ के जो संक्रमित लोग थे उनकी जांच हमारे पड़ोसी राज्य कलकत्ता में हुआ करता था। अध्यक्ष महोदय, अभी 8-9 महीने हुए हैं अध्यक्ष महोदय, और 8-9 महीने में अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने इस महामारी में जो स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रबंधन किया है, मुझे लगता नहीं है अध्यक्ष महोदय जितनी रफ्तार से हम लोगों ने सीमित संसाधनों में अपने को इस स्वास्थ्य व्यवस्था में अपने पैरों पर खड़ा रखा है, ऐसे पिछड़े राज्यों के लिए इतना आसान और मुमकिन नहीं था। आज हमारे राज्य में 7-7 जगह कोरोना टेस्ट होते हैं। 3 जगह तो वर्ल्ड क्लास के लेबोरेटरीज हम लोगों ने स्थापित किया। दुनिया के बेहतरीन लेबोरेटरीज में वो लेबोरेटरीज आते हैं, और हर एक जिला में आज कोरोना टेस्टिंग का भी एक प्रिलिमिनरी टेस्ट जिसको कह सकते हैं, इस टेस्ट में 3 तरीके से टेस्ट किया जाता है। एक टेस्ट जिसमें तुरंत आपको उसका परिणाम मिलता है, दूसरा टेस्ट में भी आपको थोड़े घंटों में, चंद घंटों में आपको उसका रिपोर्ट मिलता है। एक मशीन में जहां 2-3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं आपको उसका टेस्ट मिलने में। यह सारी व्यवस्था है। आज शुरू में एक बात आई थी कि डिलीवरी में समस्या है, टेस्ट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर एडमिट नहीं करता, लोगों को क्या बोलते हैं उसको, डायलिसिस नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। आज मुझे नहीं लगता है अध्यक्ष महोदय उस समय के शुरुआती दौर में जो 2-4 छिटपिट घटनाएं सामने आई होंगी, उसके बाद कोई ऐसी घटनाएं राज्य में सुनने को मिला। इतनी तेजी से हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था में काम किया अध्यक्ष महोदय। आज हमारे पास जो व्यवस्थाएं है अध्यक्ष महोदय, हम उस व्यवस्था में कितना आगे बढ़ सकते थे। मुझे लगता है कि हम अपनी लक्ष्य से हम कई गुना हम आगे काम किए, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी अपने अपने तरीके से लोगों ने अपनी बातों को रखा। अभी हाल में अध्यक्ष महोदय, अगर शायद चीफ सेक्रेटरी पीछे बैठे हो, स्वास्थ्य सचिव बैठे हो, तो उनको मालूम होगा, हमने कहा कि आज इस महामारी में सबसे बड़ा समस्या आता है सबसे पहले लोगों के सांस लेने में। इसलिए आप लोग अविलंब वो तैयारी करें, हर पंचायत में एक ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करें, ताकि सांस के बगैर कोई आदमी की जान ना जाए। यह आदेश निर्गत है अध्यक्ष महोदय। ये बात हम कहेंगे कि आज जो माननीय सीपी सिंह साहब पढ़ रहे थे कि हमारे यहां पर हम लोग बहुत बड़े ये में हमारे यहां कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी ने 2-2 बार मीटिंग करी है, अभी शायद एक और मीटिंग होनी है, और वो 2-2 मीटिंग में उन्हीं राज्यों को शामिल किया गया जिन राज्यों में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो हमारा राज्य को क्यों नहीं बुलाया गया, अगर हम सबसे अधिक पॉजिटिव है तो? और आने वाले मीटिंग में भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो बोलने से और वास्तविकता में फर्क आता है अध्यक्ष महोदय। आज उनको भी पता है कि झारखंड सरकार आज इस कोरोना संक्रमण के महामारी में जो प्रबंधन है, ये प्रबंधन इस तरीके की व्यवस्थाएं बहुत कम राज्यों में, आज हम जिस तरीके से लगभग अध्यक्ष महोदय हम लोग 18 लाख लोगों की जांच हम लोग कर चुके हैं, और राज्य के कई
शासित राज्यों के कई राज्यों से बेहतर हमारी जांच प्रक्रिया चल रही है। आज यहां मरने की भी, आज ही अखबार हमारे सीपी सिंह साहब जी पता नहीं कब से, पहले महीने से ही, सरकार बनने के पहले महीने के सारे अखबारों की कतरनी उठा करके आपको दे दिया गया, लेकिन उन्होंने आज के ताजा खबर का कतरनी उठा के नहीं दिखाया, जहां पर इन्होंने बताया उस अखबार में छपा है कि आज झारखंड में कोरोना का संक्रमण धीमा हो रहा है। अगर बासी ही खाना खाने में ज्यादा आनंद है तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते अध्यक्ष महोदय। ताजा रिपोर्ट का ये मेरा नहीं कहा हुआ, जैसा उनका कहना है, ये हम नहीं कह रहे। हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आज अखबारों में छपा है। अध्यक्ष महोदय, यह भी आरोप लगा थोड़ा इस सदन में, मात्र 3 दिन का सदन क्या होगा, कहां से बातें रखी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, आज इस महामारी में हम लोग अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखने की एक संवैधानिक बाध्यता को पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे देखेंगे तो इनके खुद के जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, यूपी में मात्र 3 दिन विधानसभा चला। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में अध्यक्ष महोदय मात्र 1 दिन चला, राजस्थान में मात्र 1 दिन चला। अध्यक्ष महोदय, बिहार बंगाल 1 दिन 2 दिन में चला। अध्यक्ष महोदय, चलिए बिहार में तो कहा जा सकता है कि चुनाव का समय है, लेकिन यूपी में कौन सा चुनाव था, मैं उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। और अध्यक्ष महोदय, आज शुक्र मानिए अध्यक्ष महोदय, हम 81 के 81 लोग सुरक्षित हैं यहां पर। अध्यक्ष महोदय, कई मान्य सदस्य कोरोना पॉजिटिव होकर के वापस आ गए, सकुशल। सीपी सिंह साहब सबसे उम्रदराज लोग व्यक्ति में से, आज इनके यूपी में मंत्री मारे जाते हैं कोरोना ये से। अध्यक्ष महोदय, विधायक मारे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां इनकी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में विधायक मारे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कोरोना पॉजिटिव से। अध्यक्ष महोदय, हम तो यही कहेंगे कि अच्छी बात है आप विपक्ष की भूमिका में रहें, लेकिन सकारात्मक ये में थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने भी इस बात को अंकित किया होता कि आज जितने भी कोरोना पॉजिटिव हमारे विधायक हैं, ये दीपिका पांडे तो 2-3 बार पॉजिटिव हो चुकी, और आज सही में जो पॉजिटिव होता है उनको पता लगता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। मुन्नू ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर जी 2-3 बार। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत लोग इसको बहुत टेक इट इजी ले रहे हैं, लेकिन ये उतनी आसानी से टेक इट इजी लेने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये वास्तव में मैं अभी कुछ दिन के लिए क्या, मुझे लगता है कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार मैं उपराजधानी गया था। मैं कुछ क्षेत्रों में भ्रमण करने गया, थोड़ा सा मैं भी डरा, लोग अचानक भीड़ भाड़ में भी आ जाते हैं। आम लोगों को इसकी थोड़ी सी जागरूकता जो आम चीजों में होता है, इसी तरीके से लोग चले आ रहे हैं। हमने लगभग हर मंच के हर सभा से मैंने इस बात को हमेशा अंकित किया कि आज कोरोना में किस तरीके से अपना व्यवहार रखना है। हमें सभी मान्य सदस्यों को ये कहा, भाषण देने से पहले या भाषण देने खत्म करने से पहले ये बात निश्चित रूप से हमें अपने आम जनता को बताना चाहिए कि हमें आज संक्रमण में घर द्वार और हाट बाजार में कैसे रहना है। आज जहां सबसे ज्यादा घनत्व है, शहरी क्षेत्र है, जहां सब कुछ है, वहां सबसे अधिक ज्यादा कोरोना। जहां लोग खाने पीने के लिए लाले पड़े हैं, जहां पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, आज वहां कोरोना पॉजिटिव नहीं के बराबर है। हम इसको किस तरीके से लें? आज विकास के पैमाने को देखें तो शहर ज्यादा अच्छा या गांव हमारा सबसे अच्छा? आज इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन विकास के साथ साथ हम विनाश की लकीरें भी खींचते जाते हैं, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज हम समझते हैं कि झारखंड प्रदेश आज भी
प्रदूषण से अछूता तो नहीं है, लेकिन मात्रा में जरूर हम कम है। आज शायद इसी का वरदान है कि आज की यहाँ के लोग के मोर्टेलिटी रेट कम है, लोग बहुत तेजी से रिकवरी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसको कछुए की चाल कह ले, मान के चले। हम कछुए की चाल से चल करके भी अगर हम इस राज्य को सुरक्षित कर लें तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज इसलिए हर चीज में बहुत फूक फूक कर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, होटल्स, रेस्टोरेंट, आम चीजों को खोला जा रहा है। हम लोग अनलॉक की प्रक्रिया में लगभग हम लोग देश के सबसे पिछले पायदान में है। और सभी लोग बोलते हैं सब लोगों ने ये खोल दिया, सब लोगों ने वो खोल दिया। अध्यक्ष महोदय, जिन राज्यों ने सबसे पहले लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की, बाद में वो लोग फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया में चले गए। लेकिन हम जिस कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, हमें दोबारा लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ रही। लेकिन कुछ माननीय सदस्य हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, कभी हाई कोर्ट चले जाएंगे, कभी कुछ करेंगे और हमारे कार्यों में व्यवधान डालेंगे। और सब कुछ कोर्टे से कराना है तो देश को भी कोर्ट से चलाओ, राज्यों को भी कोर्ट से चलाओ। सदन और लोकसभा की क्या जरूरत है? आज जिस तरीके से केंद्र में हमारे केंद्र की सरकार जिस तरीके से जो आर्टिकल 123 है उसकी शक्तियों का जो दुरुपयोग हो रहा है अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय हम किस जगह पर आके खड़े हैं ये थोड़ा अभी समझ पाना बहुत मुश्किल है। हमारे माननीय सीपी सिंह साहब ने कई तरीके के आरोप लगाए, तबलीग की जमात के विषय में अखबार की कतरे नहीं दिखाए। मैं भी अखबार की कतरे दिखा रहा हूं अध्यक्ष महोदय। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कोर्ट के माध्यम से कि तबलीग की जमात को बलि का बकरी ना बनाया जाए। यह अखबारों की बात, हमारी भी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ राजनीतिक खिचड़ी पकाने से राज का भला नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय कई ऐसी चीजें हैं हमारे माननीय यहां उपस्थित, अभी उपस्थित तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में हमारे विपक्ष के साथी राज सिन्हा साहब, नवीन जायसवाल जी, इंद्रजीत माता साहब के ऊपर तो लॉकडाउन उल्लंघन करने का भी आरोप लगा था अध्यक्ष महोदय। ये तो सरकार पूर्व की सरकार नहीं है, नहीं तो पता चलता कि वो आज कार्रवाई की स्थिति पर आ जाता। अध्यक्ष महोदय, इसलिए बातें तो बहुत है, लेकिन मैं आज इस अंतिम वक्त में यही कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से हमारी राज्य की स्थिति है अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रवासी मजदूर जिस तरीके से आए अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय आपने देखा कि हम लोगों ने बड़े पैमाने पर 2-2 ट्रेन मजदूरों से भरकर रवाना किया। पूरा हम इसकी सहमत इसमें हम, लेकिन केंद्र सरकार की आग्रह, डिफेंस मिनिस्ट्री की आग्रह थी कि चाइना बॉर्डर में हमें सड़क बनाना है। आज हमने अपने इस राज्य के मजदूरों को इस देश की रक्षा के लिए सड़क बनाने के लिए मजबूर भेजा राज्य से भारत। आज दुर्भाग्य से एक हमारा मजदूर वहां मारा गया,
साहेबगंज। और आज कुछ बुरी खबरें भी आ रही हैं अध्यक्ष महोदय। उन सब मजदूरों का एक एक हिसाब किताब हमारे पास है। अभी कुछ खबरें आ रही है कि वहां पर मजदूरों को पुनः प्रताड़न करना शुरू कर दिया गया। फिर से मेट ने अपना सर उठाना शुरू किया है। अगर केंद्र सरकार के डिफेंस मिनिस्टर ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो हम भी इस पर आगे बढ़ेंगे और केंद्र के साथ इस कुकृत्य का हम लोग जवाब मांगेंगे। अध्यक्ष महोदय, खून सबका एक है अध्यक्ष महोदय, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। सबको अनाज से ही पेट भरना है, कपड़े से ही तन ढकना है। आज इस लॉकडाउन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड बनाया अध्यक्ष महोदय, ना जाने कितने अरबों रुपया आए और सबको राज्य को बांटने की बात कही गई। सबको वेंटिलेटर मिलेगा, पूछ लीजिए, बता दीजिए राज्य को कितना वेंटिलेटर मिला। पीएम केयर फंड से 8 करोड़ मात्र राज्य सरकार को मिला अध्यक्ष महोदय, 2 रुपया प्रति व्यक्ति। नमक भी नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय 1 किलो। ये हालत है पीएम केयर फंड का। और तो और अध्यक्ष महोदय, हमारे 12-13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाते कि हमारे जीएसटी का पैसा क्यों रोक रखा है। दूसरी तरफ से डीवीसी और पावर मिनिस्ट्री का चिट्ठी आता है कि आपकी हम वसूली करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब हमने सरकार 2014 में छोड़ी थी, डीवीसी का बकाया 0 करके हम लोग निकले थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारे माननीय पूर्व की सरकार, इससे जस्ट पहले जो हमारे थे रघुवर दास जी ने 5 साल में 1 रुपया डीवीसी को नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि 5,000 करोड़ रुपए का फिर से बकाया खड़ा हो गया। और आज अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार का चिट्ठी आया है अध्यक्ष महोदय कि आपका बकाया पैसा जो आपको यहां राज्य सरकार को भारत सरकार से जो सहायता मिलती है, जो हमारा जीएसटी का कंपनसेशन मिलता है, उससे सीधा वो केंद्र में ही आरबीआई से कह करके काट लेगा। उसको पूछने की जरूरत नहीं है। और इंटरेस्ट सारा कुछ समेत मात्र 1300 करोड़ रुपया आता है अध्यक्ष महोदय। पहले 1600-1700 आता था, उससे काट करके अभी कोविड में 1200-1300 हुआ। अब ये काटेगा 5,000 करोड़ रुपया, तो हमको मिलेगा क्या अध्यक्ष महोदय? राज्य चलाएंगे कैसे? लोगों को, यहां कर्मचारियों को तनख्वाह देना बंद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। और इसका कारण क्यों है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने अध्यक्ष महोदय एक एग्रीमेंट किया है अध्यक्ष महोदय, इकरारनामा है अध्यक्ष महोदय। और वो अध्यक्ष महोदय, ऐसा एग्रीमेंट मुझे लगता है कि इस राज्य के जमीन दलाल लोग भी नहीं करते होंगे, पॉकेटमार लोग भी नहीं करता होगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने इकरार किया है कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो मेरा पैसा सीधे आप केंद्र से काट लें, इंटरेस्ट समेत। हम कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन लोगों ने, चूंकि ये जानते थे कि हम ये काम कर रहे हैं कि हम 1 भी रुपया नहीं देंगे डीवीसी को, और इनका पैसा इस तरीके से, मतलब ये हो गया अध्यक्ष महोदय, लोकल भाषा में क्या बोलते हैं इसको? नहीं, ताना से नहीं, और क्या एडजस्टमेंट को क्या बोलता है लोकल मेट को? क्या जो एक वर्ड है बहुत अच्छा, हाँ, उसी टाइप का कोई है। मतलब गरीब राज्य और जो कमजोर, जो गरीब है उसको इसी तरीके से, हाँ मैं तुमको इतना पैसा दिया, इसको तुम नहीं दिया तो तुम्हारा बकरा उठा के ले गए, तुम्हारा गाय उठा के लेके चले गए, आप कुछ भी नहीं सकते हैं अध्यक्ष महोदय। ये हालत हो गई हमारी। ये हमारे पूर्व की सरकार की करतूतें हैं अध्यक्ष महोदय।
इनका ये हम किस तरीके से, अभी आपने कल हाईकोर्ट का जजमेंट देख ही लिया अध्यक्ष महोदय, अखबारों में जो भी उन्होंने आदेश दिया है, जो संक्षिप्त में आपने देखा। अब उन 18,000 शिक्षकों का क्या होगा, आज सहायक पुलिस का क्या होगा? मेरा तो अस्वस्थ मानना है अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन करते हैं, मंत्री और नेताओं का, विधायकों का, सत्ता पक्षों का घर घेराव करते हैं, तो संपूर्ण विपक्ष के लोगों का घेराव होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ना कि सरकार। अध्यक्ष महोदय, हम लोग कभी भी द्वेष भाव से कोई राजनीति नहीं करते अध्यक्ष महोदय। आज किसी के भावनाओं के साथ, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं, बिल्कुल ही अशोभनीय अध्यक्ष महोदय। आपने देखा अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सरकार बनने के बाद, कोरोना में संक्रमित होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत 3-3 कार्य योजना प्रारंभ किया मनरेगा के माध्यम से अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वृक्षारोपण कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय, चेक डैम बनाने का अध्यक्ष महोदय, फोटो हो खेल मैदान बनाने का अध्यक्ष महोदय, ताकि हमारे लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों को बेरोजगारी का मार ना झेलना पड़े। और अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अलग राज होने के बाद पहली बार मनरेगा में इतना बड़ा मैंडेज हम लोगों ने खड़ा किया अध्यक्ष महोदय, लोगों को रोजगार दिया। लगभग 6 से 7 लाख लोगों, 7 लाख से ऊपर लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया था। अभी उसी तर्ज पर हम लोग शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार देने की कार्य योजना तैयार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। लगभग वो अब अंतिम चरण पर है, उसका विधिवत हम लोगों ने शिलान्यास कर भी दिया है, उद्घाटन कर भी दिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कोरोना संक्रमण में दीदी किचन चला, माननीय सीपी सिंह साहब ने उस पर भी आरोप लगा दिया कि माननीय मंत्री जी ने कहा। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस मंत्रिमंडल में, सरकार में कोई छल प्रपंच वाले लोग नहीं अध्यक्ष महोदय। जो दिखता है वही बोलते हैं अध्यक्ष महोदय। अगर इतने बड़े पैमाने में चीजें चलती है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती और उसको हम स्वीकार भी करते हैं और उसको हम लोग सुधारने का भी काम करते हैं अध्यक्ष महोदय। आज इसी वजह से अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही आपको बोला कि आलोचनाएं कड़वी हो, कितने भी हो, उसे सुनना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अभी आपको मालूम होगा अध्यक्ष महोदय, खबरों के भी माध्यम से पता चला होगा, 15 लाख बीपीएल धारियों के अलावा और गरीबों को हम लोग अनाज देने के लिए उनका बीपीएल कार्ड बनवा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये राज्य अपने ताकत पर करेगा अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कई ऐसे चीजें, हम लोग अपने भविष्य के रास्ते को अगर हम लोग तय करने की दृढ़ संकल्प रखते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हम अपने अतीत को भी नहीं भूलते। अतीत की तकलीफों से, अतीत की गलतियों से सीखकर हम भविष्य के रास्ते तय करते हैं अध्यक्ष महोदय। आज ये राज आंदोलन का उपज है, कई लोगों का खून पसीना से सींचा हुआ ये राज है अध्यक्ष महोदय। आज हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे शहीदों को मान सम्मान के नाम पर सिर्फ तख्तियों में नेम प्लेट ही मिला और कहीं कुछ नहीं। आदरणीय हमारे जितने भी शहीद हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे इस राज्य के मेडिकल कॉलेज जितने भी थे, लगभग हमने सभी अपने वीर शहीद
नियुक्तियों के नाम, चाहे वो हमारे निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हो, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे डाल्टनगंज के क्या नाम है, नीलांबर पीतांबर, नहीं, शेख भिखारी कॉलेज हो, चाहे मेदनी राय मेडिकल कॉलेज के नाम से हम लोगों ने उसको प्रारंभ किया। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कई जाति भाषा बोलने वाले लोग हैं और कई समूह तो बड़े पैमाने पर इनकी संख्या है। आज भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्ष महोदय, हमने मुंडारी, कुड़ुक, हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेजा। अध्यक्ष महोदय, कई चीजें मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूं, हो सकता है बहुत सारी चीजें मैं पढ़ के बोलूं तो सब आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कागजों से ज्यादा बेहतर होगा चीज आप जमीन पर देखें, तब आप सरकार से सवाल करें। आज कुछ चीजें जरूर हमारे राज्य में आवाज गूंजती है, जिसकी हम उसके खुद ही हिस्सा रहे हैं। आज हमारे इस राज्य में सरना कोड का मांग रखा गया है, जिसको लेकर के लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं हमारे यहाँ के आदिवासी समुदाय के हमारे लोग। मैं उन सभी लोगों से आज इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस मांग के पक्ष में हम भी हैं और बहुत जल्द सत्र से पहले ही हम सरना धर्म कोड के लिए अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजा जाएगा। मैं ये आपको और हमारे जितने भी यहां पर लोग हैं, जो हमारे अनुबंध कर्मी जो लोग हैं विभिन्न वर्गों में, विभिन्न विभागों में, अध्यक्ष महोदय, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए हमने एक उच्च स्तरीय समिति बना रखी है, सभी अनुबंध कर्मियों की। थोड़ा आज हम लोग ऐसे ही संक्रमण से भी लड़ रहे हैं, ऐसे स्थिति पर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रमों से सभी आप लोग दूर रहें। मेरा ये अपील होगा, आप लोग के प्रति काफी सकारात्मक सोच राज्य सरकार रखती है। आज पुलिसकर्मी जो यहाँ पर सहायक पुलिस बैठे हैं, उन्हें पता चला है बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव भी ये हो रहे हैं। ये भी बहुत चिंतनीय है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो इसके जिम्मेवार भी खुद ही बनना पड़ेगा। हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर जेपीएससी और एसएससी की नियुक्ति को लेकर मुझे व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से भी संज्ञान में देते हैं। मैं उनको आश्वस्त दिलाता हूं, अभी जेपीएससी का चेयरमैन और सदस्यों का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। एसएससी में चेयरमैन इस्तीफा देकर वहां भी जगह खाली है, वहां के सदस्यों की भी जगह लगभग समाप्त हो चुकी है, 1-2 लोग हैं मात्र। और इस विषय पर हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार इसको हम देख रहे हैं। जिस तरीके से विगत 17-18 सालों में हमारे नौजवानों ने जेपीएससी और एसएससी का हाल देखा है, ये पुनः न दोहराया जाए, इसके लिए ही हम थोड़ा विलंब कर रहे हैं। जब भी अब जेपीएससी और एसएससी से एग्जाम निकाला जाएगा, पूरा ठोक बजा करके निकाला जाएगा, ताकि किसी भी नौजवान का भविष्य के साथ भविष्य में कोई खिलवाड़ ना हो। और बहुत जल्द बड़े पैमाने पर नियुक्तियां भी निकाली जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है समय भी काफी हो गया है, बातें बहुत है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज ये सत्र हम लोगों ने
पूरी की। आज 9 विधेयक आए। इस विधेयक को पास कराने में माननीय विपक्ष का सहयोग काफी सकारात्मक रहा। इसके लिए भी मैं विपक्ष के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अध्यक्ष महोदय पुनः इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए